अपने ही सिविलियंस को बचाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करें, तो वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाती है। देखिए सीएनएन जो है ना वो डिजिटल अलकायदा है। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स रखी थी, फिर दुम दबा के भागना पड़ा उनको। अमेरिका इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद ईरान डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका का जो ईरान के साथ जो मतभेद है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका वर्सेस मुस्लिम डोमिनेटेड ईरान? पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले यूनाइटेड नेशंस के एक बड़े चैनल सीएनएन पर जो भारतीय डिप्लोमेट हैं उनके एक इंटरव्यू की वो क्लिप काफी वायरल हो रही है और इस पर मीडिया में भी काफी रिपोर्ट चल रहे हैं, जिसमें सीएनएन के जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो हमारे डिप्लोमेट से ये सवाल कर रहे हैं कि जो आपके और पाकिस्तान के बीच में जो क्राइसिस है, क्या वो पाकिस्तान के मुसलमान और भारतीय हिंदुओं के बीच में है, यानी कि एक कम्युनल वो एक इसको कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रेजेंट किया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान, लीबिया और अफगानिस्तान और कई मुसलमान मुल्कों के ऊपर, इस्लामिक मुल्कों के ऊपर उन्होंने लड़ाई की, वॉर किया, हमला किया, तो क्या वो मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन था? आप अगर लड़ाई लड़ते हैं तो वो ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए होती है। अगर हम अपने ही सिविलियंस को बचाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करें, तो वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाती है। इस पूरे मसले पर बात करेंगे और वो वीडियो भी प्ले करेंगे आपके सामने। सबसे पहले उमेश जी का स्वागत कर लेते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, सबसे पहले मैं दर्शकों के लिए वो वीडियो प्ले कर देती हूँ जिन लोगों ने वो देखा नहीं होगा, ताकि उनको At war with Pakistan. We are at war with the terrorist. And we will, as I said, bring justice to the victims and hold them accountable. Is this in part a religious war between Pakistani Muslims and Indian Hindus? I think it is Indian action against the terrorist, the ones who carried out those killings of the civilians. Our frame of reference in doing these attacks, in holding them accountable, is holding terrorism accountable. That's our frame. It is India and terror activities backed by Pakistan, which were responsible for killing of the 26 innocent civilians. You say you're उमेश जी, आपने ये वीडियो देखा, आप क्या फर्स्ट रिएक्शन है इस वीडियो को देखकर? हालांकि जो हमारे डिप्लोमेट हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उन टफ क्वेश्चंस का सामना किया, लेकिन ये सवाल किस तरह का है? व्हाट इज दिस माइंडसेट? देखिए सीएनएन जो है ना वो डिजिटल अलकायदा है। तो मैं क्यों डिजिटल अलकायदा बोल रहा हूँ ये समझिए। कल अलकायदा के जो साउथ एशिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनका विंग है, उन्होंने बोला था कि सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को भारतीय हिंदू के साथ, हिंदू डोमिनेटेड भारत के साथ एक जिहाद करने की जरूरत है। आज इसी को एक तरह से इन्होंने वही चीज को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि क्या ये एक ये जो इट इज बिटवीन हिंदू इंडिया वर्सेस मुस्लिम पाकिस्तान। तो ये मतलब भारत के जो डिप्लोमेट ने बोला है, इट वॉर इज अगेंस्ट द टेररिस्ट, और टेररिस्ट के अगेंस्ट हमने उन्होंने एक्शन लिया है। देखिए आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स रखी थी, फिर दुम दबा के भागना पड़ा उनको, ठीक है। और आपने देखा है कि कैसे उन्होंने लिबिया में और इराक में सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी को एक तरह से वहां पे और इन्वेजन ईरान करके। के साथ भी जंग है उनकी, ऑफ कोर्स ईरान के साथ भी जंग है, तो ईरान भी उसी हाँ कतार में आता है। हाँ, तो क्या ये अमेरिका की जंग जो ईरान के साथ वो चल रही है, जो वो पीस ट्रीटी करना चाहते हैं, एक तरह से इजराइल की जो जंग अगर ईरान के साथ चल रही है, तो क्या वो जूस वर्सेस मुस्लिम है? सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या अमेरिका की जंग जो अभी ईरान के साथ चल रही है, क्योंकि अमेरिका इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद ईरान डेवलपिंग द न्यूक्लियर वेपन्स, तो क्या एक तरह से, जैसे पाकिस्तान तो खुद ही बोलता है कि हमारे पास एक मुस्लिम वर्ल्ड में हमारे पास ही एक न्यूक्लियर वेपन्स है, तो एक तरह से वो मुस्लिम न्यूक्लियर बम बोलता है। तो क्या अमेरिका का जो ईरान के साथ जो मतभेद है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका वर्सेस मुस्लिम डोमिनेटेड ईरान?
क्या हमें ये भाषा यूज करनी पड़ेगी कि अगर यूके का कल प्रॉब्लम हो जाता है किसी कंट्री के साथ, कोई अरब कंट्री के साथ, तो हमें क्या ये बोलना पड़ेगा कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड यूके वर्सेस मुस्लिम डोमिनेटेड टर्की? हमें ये पूछना चाहिए। देखिए, ये सब क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। तो हमें जब तक उनको उनका चेहरा नहीं बताएंगे ना, तब तक वो समझेंगे नहीं। देखिए, अफगानिस्तान में अमेरिका ने $2.26 ट्रिलियन खर्चा किया है। उसके अंदर बताया जाता है कि 2 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने खर्चा किया था, सिर्फ अपनी कंपनीज को दिया, मिलिट्री प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया, और सिर्फ 2.26 ट्रिलियन, जो मेरे ख्याल से होता है $260 बिलियन, उन्होंने अफगानिस्तान में खर्चा किया, वो भी 20 साल। उसमें भी सैलरीज इंक्लूड हुई। रियल टेंजिबल डेवलपमेंट नहीं हुआ है अफगानिस्तान में उनके रूल में, और लास्ट में वो उनको तुम दबा के भागना पड़ा। यूएस के अंदर जो करप्शन है, वो खेद दिखना पड़ेगा क्या कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका में करप्शन हो रहा है? जैसे आपने देखा है कि डीओजी ने बहुत बड़ा स्केल ऑफ करप्शन निकाला है अमेरिका में, जिसमें बताया जाता है कि 100, 150, 200 साल के लोग गवर्नमेंट से पेंशन ले रहे थे। तो ये क्या हम ये बोलना चाहिए कि क्या क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका इज करप्ट? ये सब क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, क्योंकि जब हमें वो एक तरह से टाइप कास्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका को उनकी भाषा में उनको जवाब हमें पूछना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब वही बात है कि जो ये लिबरल मीडिया जो अपने आप को डेमोक्रेटिक समझती है, वो आज ऐसा नहीं है कि भारत ने अचानक से उठकर पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक कर दी। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ था, और उसके बाद भी जो जम्मू कश्मीर और हमारे जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जिस तरह से सिविलियंस को लगातार पाकिस्तान निशाना बना रहा है, जिसमें मासूम बच्चे हमारे मर चुके हैं, इस सब में सवाल पाकिस्तान के ऊपर करने के बजाय वो भारत से ये सवाल करेंगे, भाई ये हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई है। हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई होती तो पाकिस्तान होता ही नहीं। इतना पाकिस्तान को क्या बर्दाश्त किया जाता? तो मैं तो या फिर भारत में 25 करोड़ मुसलमान होते? एक और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका इज फंडिंग मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान टू कैरी आउट जेनोसाइड ऑफ हिंदू इंडिया? हमें ये पूछना चाहिए कि देखिए, इस्लामिक पाकिस्तान को फंड कौन कर रहा है? इट इज द क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका, और एक तरह से उनको दे रहा है एड, और हमको बोलता है आप हमसे आर्म्स लो। तो क्या हमसे आर्म्स लेके उसका प्रॉफिट यूज करके वो फिर बाद में रीरूट करके वो देता है मुस्लिम डोमिनेटेड अमेरिका को, ताकि वो प्रॉफिट जो आर्म्स से मिला वो यूज कर सके हिंदू इंडिया पे? तो इसका मतलब क्या है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियन अक्रॉस द वर्ल्ड, आर दे कैरिंग आउट जेनोसाइड अगेंस्ट द हिंदू इंडिया? देखिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज द हिंदू नेशन। हिंदू नेशन में ऐसा है कि यहाँ पे सारे धर्म एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। आप ऐसा कौन सा देश है बताइए जहाँ पे मुसलमान को इतनी राइट्स है? मेरे ख्याल से जितनी राइट्स इंडिया में मुसलमानों को है, वो कहीं भी नहीं है। इवन सऊदी में भी नहीं है, इवन क्रिश्चियंस डोंट, इवन वो उनको अमेरिका में भी नहीं है, मेरा ये मानना है। और ये देखिए, मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी है, ये बताता है। और एक चीज देखिए ना, जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स है वो भारत क्यों आना चाहते हैं? पाकिस्तानी मुस्लिम्स क्यों भारत के अंदर आके ये एक तरह से यहाँ पे आके ये लोग छुपकर भारत, रहते हैं, पहचान छुपा कर रहते हैं, 10 हाँ, दिन के वीजा पर आते हैं, सालों साल रह जाते हैं। और एक चीज चाहिए ना, पाकिस्तान के मुस्लिम एक्टर्स भारत क्यों आते हैं? और सोचिए, भारत के अंदर जो सबसे पॉपुलर एक्टर्स है, जो खान्स है, भले ही वो सैफ अली खान हो, शाहरुख, सलमान, आमिर, इन सबको किसने बनाया? ये तो हिंदू पॉपुलेशन ने उन्हें अपनाया है ना। तो ये क्यों नहीं समझते? और हमारे देश में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब सवाल ये है उमेश जी कि जो पहलगाम के पीछे उद्देश्य था और वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि अभी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो ताकतें हैं अलकायदा जैसी, वो अभी भी लगी हुई हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान करा के हाफ फ्रंट वॉर को एक्टिवेट किया जा सके। देखिए, ये तो लास्ट ईयर बांग्लादेश में चालू हो गया था, जब शेख हसीना को भागना पड़ा, और उस दिन से आपने देखा होगा हमारे सीमावर्ती बॉर्डर्स में पहले हिंदूज को मारा गया। स्वामी चिन्मय दास जो बांग्लादेश में मौन के, उनको अंदर डाल दिया गया।
हिंदू का कंटिन्यूस परसिक्यूशन होता जा रहा है, ताकि वो लोग एक तरह से यहाँ पे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम कम्युनल डिवाइड कर सके। देखिए अकबर जी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ दिन पहले मैं एक शो चैनल में था, वहां पे एंकर्स भी बोल रहे थे कि भारत को वो काम करना चाहिए जो इसराइल में गाजा ने किया। मैंने उन लोगों को अपोज भी किया, हम हिंदुस्तान के मुसलमान को नहीं कर सकते, मैंने क्लियर कट बोल दिया। ये एक तरह से बात, ये सब बातचीत आप ये कर रहे हो तो आप चाइना का एजेंडा को फॉलो कर रहे हो, आप पाकिस्तान के एजेंडा को फॉलो कर रहे हो, ताकि देश के अंदर कम्युनल राइट्स हो, देश के अंदर हमारी इकोनॉमी बढ़े नहीं, भारत ग्लोबल पावर बढ़े नहीं। एक तरह से इंटरनेशनल साजिश है जिसमें लिबरल्स, मेरे ख्याल से तो ये जॉर्ज सोरोस का भी काम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो मीडिया है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जॉर्ज सोरोस, और जॉर्ज सोरोस को मालूम है कि भारत के अंदर मोदी जी को हटाना जरूरी है। तो ये मेरा ख्याल है कि भारत के अंदर एक तरह से हिंदू मुस्लिम राइट्स कराओ, फिर बाद में यहाँ पे दंगे कराओ, भारत का ग्रोथ कम हो, लोग मोदी जी को एक तरह से अनपॉपुलर हो जाए, फिर 2029 इलेक्शंस में मोदी जी हार जाए। ये एक तरह से साजिश मुझे इस तरह की लग रही है। ये देखिए नया पैटर्न नहीं है, 2020 में भी आपको मालूम है शाहीन बाग चालू हो गया था, और यहाँ पे भी आपने देखा है कि 6 और 7 को कैसे जो खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है इंडिया में, वो लोग एक तरह से चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो टिकैत है वो सब है, ये लोग कर रहे थे, उसी दिन मॉक ड्रिल होना था। तो ये देखिए कि जो भारत के अंदर जो हाफ फ्रंट है, आपने बरोबर बोला है, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के अंदर दंगे हो, और चाइना और पाकिस्तान का जो इरादा है कि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो, यही करने की कोशिश किया है। ये युद्ध हमारे पर थोपा गया है, जैसा युद्ध रशिया के ऊपर यूक्रेन का और यूक्रेन ने जैसे किया है रशिया को प्रोवोक करके, भारत को भी वैसे ही प्रोवोक किया गया इस वॉर में। और कहीं ना कहीं मुझे मानना है कि इसमें क्रिश्चियन अमेरिका भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप बोलिए कि क्रिश्चियन अमेरिका ने किया क्या है भारत के सपोर्ट में, सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप ये काम कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी टेंजिबल थिंग्स उन्होंने किया है? कल भारत पे इतने हमले हुए हैं, क्या यूएस ने इंटरवीन किया? वो बताइए। आप बोलते हो हम क्वाड के एलाई है, हम एक तरह से वी आर द 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्या अमेरिका ने किया? तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि इसके अंदर जो अमेरिकन लिबरल मीडिया है वो भी इन्वॉल्व है, और डीप स्टेट जो है जिसमें बताया जाता है कि जॉर्ज सोरोस है, उसका बेटा एलेक्स सोरोस है, वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक तरह से ये टूल किट वॉर चालू हो चुका है। जो बात अलकायदा ने की, वही डिजिटल अलकायदा सीएनएन ने की है। सो दिस इज अ ग्लोबल टूल किट, जिसके अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध इज एक्चुअली द वॉर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट। इसको वो रूप देके एक तरह से यहाँ पे खून खराबा करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज व्हाट आई सी। लेकिन उमेश जी, अब बात ये है समझने की, जो पीआईबी ने कहा था कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से हमें सावधान रहना है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, इट्स बियॉन्ड पाकिस्तान, ये तो वेस्ट और सब जगह पहुंचता जा रहा है। ऐसे में क्या और कर सकते हैं जो हमारे आम लोग हैं, जो इस तरह की चीजें देख रहे हैं और जिनकी इतनी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऐसे में जो ये नैरेटिव वॉरफेयर है, उसके लिए भारत को और क्या कुछ करने की आवश्यकता है? देखिए, भारत ने पहले ही डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स, चाहे पाकिस्तानी हैंडल्स, पाकिस्तानी जो और भी एक्स के हैंडल्स है, उनको बैन कर रहे हैं। तो एक तरह से आप ये देखिए कि दुनिया की 16% ऑफ द पॉपुलेशन में आपकी रीच ही नहीं होने वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि पीआईबी ने जो बोला है उसको आप फॉलो करिए। जो ऑफिशियल नैरेटिव है भारतीय सरकार का, वही जेन्युइन नैरेटिव है। क्योंकि आजकल एआई यूज हो रहा है, जिसके अंदर इमेज मॉर्फिंग हो रहा है, इवन आवाज भी मॉर्फिंग हो रही है, डिजिटली इमेज भी क्रिएट किया जा सकता है। तो हमें वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस रिस्क एज वेल। देखिए अमर जी, व्हाट आई फील राइट नाउ इज, देश के अंदर हमें एक तरह से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर कतर है जो अल जजीरा चलाता है, वो पाकिस्तान का नैरेटिव ही यूज करता है। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का है, वो भी वही नैरेटिव यूज करता है। लिबरल मीडिया ऑफ द वेस्ट जो जॉर्ज सोरोस कंट्रोल करता है, वो भी वही नैरेटिव चलाता है।
और ये देखिए जब ये तीनों चलाते हैं और एम्पलीफाई करते हैं, यूएस का थिंक टैंक आके भारत की इंडेक्स को, भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर बाद में अमेरिका में वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, ये पाकिस्तानी फंडेड, ये पाकिस्तानी फंडेड उधर का एडवोकेसी ग्रुप है जो भारत का नाम लगा के रखा है, इंडियन अमेरिकन। सो इट इज एक्चुअली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये काम करते हैं। तो इनका नेटवर्क देखिए, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर वो हिंदूज को एक तरह से बताना चाहता है कि एग्रेसर है और मुस्लिम जो पाकिस्तान है वो विक्टिम है। दिस इज अ क्लासिक प्ले केस ऑफ प्लेइंग विक्टिमहुड। इसके बाद क्या होगा, हिंदूज इन अमेरिका जो हमारी डायस्पोरा है हिंदूज, उनके ऊपर अटैक करने की बात की जा रही है। देखिए आज मुझे मालूम पड़ा है कि सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में आज सुबह कुछ हिंदू विमेन जाके वो गैस बना रही थी वहां पे, तो उन्होंने आगे अपने जो कार में गणेश जी रखा था, तो कुछ पाकिस्तानी मैन जो वहां पे जो इस्लामिस्ट या पाकिस्तानी है, उन्होंने आके धमकाया है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, यू विल हैव टू पे द प्राइस। इस तरह की नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है वेस्ट में। देखिए आपको मालूम है तुलसी गबार्ड है और फिर बाद में निकी हैली है, तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं, राज पटेल है वो आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इनका भी इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश की जा रही है लिबरल अमेरिका में। तो ये एक तरह से ग्लोबल प्लान है कि जिसके अंदर हिंदू सनातनी भारत को टारगेट किया जाए, हमारे सिविलाइजेशनल रूट को भी टारगेट किया जाए। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये मुझे लग रहा है। तो अभी क्या अब सवाल ये है कि क्या हम इस मल्टी डायमेंशनल नैरेटिव वॉरफेयर के लिए हम तैयार हैं? क्योंकि हम चाहे भारतीयों की बात करें या वो भारतीय जो विदेशों में हैं, सभी की सुरक्षा की बात है, पूरे देश की सिविलाइजेशनल एक्सिस्टेंस पर ये पूरा सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो हाफ फ्रंट ही इतना ज़्यादा तैनात रहता है। देखिए इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि भारत के लोग अभी तक जाग रहे हैं, टोटली दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट धीरे धीरे जल्दी जल्दी कैचअप कर रहे हैं। जब वन हुँ। इतनी बड़ी फास्ट पॉपुलेशन इन्फॉर्म्ड हो जाएगी तो उनको कोई स्वे नहीं कर पाएगा। देखिए एक और एक चीज नोट करिए, कल हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें बताया गया है कि JF-17 जो जंग फाइटर 17 है चाइना का, उसको हुँ, मार हुँ। गिराया। अब ब्रह्मोस के लिए फिलीपाइंस हमसे एडिशनल बैटरीज मांग रहा है क्योंकि प्रूवन है। कल आकाश भी अपने अपना जो बोलते हैं, उन्होंने भी अपना वो दमखम बता दिया है। आर्मी ने को हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरह से ग्लोबल वेपन्स मार्केट में ना आ जाए, इसके लिए भी ये वॉरफेयर चालू कर रहे हैं, ताकि भारत एक तरह से सब रीजनल पावर बनता रहे, वो चाइना को चैलेंज ना कर सके। अल्टीमेटली अमेरिका को भी मालूम है कि इंडिया फ्यूचर में उनको चैलेंज कर सकता है। आज भारत की इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन, जिस दिन हम 10 ट्रिलियन पहुंच गए, अमेरिका को मालूम है भारत विल बी अनबीटेबल। तो ये 4 से 10 के ट्रिलियन के बीच में पहुंचने के चक्कर में हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो शाइन बाग हो, भले ही वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो। वही जैसे आपने देखा कि अदानी के ऊपर इन्होंने कंटिन्यूस हमला किया है, और जिस हिसाब से आपने ये देखा कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज को भी कॉम्प्रोमाइज किया है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एक सोची समझी टूल किट है, ये समझिए, ताकि भारत के अंदर ये जो हिंदू अमेरिका वर्सेस मुस्लिम पाकिस्तान बोल रहे हैं, इसके ये करने की साजिश की जा रही है। और देखिए हमें अवेयर करने की जरूरत है हमारे मासस को, कि एक तरह से जो हिंदूज जो अल्टीमेटली बात करते हैं, अपने आप को सनातन बताते हैं, हाइपर हिंदूज बताते हैं, और भारत के अंदर मुसलमानों को मारने की बोलते हैं, इन लोगों को रिपोर्ट करिए, इनके ऊपर केसेस करिए, क्योंकि भारत के अंदर ये सिविल वॉर कराना चाहते हैं। देखिए वो लोग तो जो जनरली जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो तो बाहर बैठे हैं, हम बैठे तो हम और आप है यहाँ पे, अल्टीमेटली हमें फर्क पड़ने का है। इनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि भारत के जो मिसाइल मैन है APJ अब्दुल कलाम, वो तो एक मुस्लिम भी थे, पर ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू ऑल्सो। वो भगवत गीता पढ़ते थे, ही इज द एपिटोम ऑफ नेशनल यूनिटी। ये सब बातें क्यों नहीं करते? हम हमेशा एक जो बोलते हैं, जो डिविजन बातें क्यों करते हैं? वाई आर वी नॉट प्रमोटिंग APJ अब्दुल कलाम? ये कभी भी नहीं करेंगे, ये अपने आप को सनातनी नहीं बोलेंगे, ये हमको बोलेंगे कि हम सब चीज मानते रहेंगे, अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट प्रूव करने की कोशिश में एंटी मुस्लिम एजेंडा लेके जाएंगे।
आपको करना है एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी जिहाद बोलिए, एंटी पाकिस्तान बोलिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट बिटवीन इंडियन मुस्लिम और हिंदूज. ओके, द फाइट इज बिटवीन Hindus plus Indian Muslims versus jihadi radicalized It is failed state India of versus Pakistan. it is India versus terrorism, as our diplomat had said in Yes. the interview on CNN. तो ये तो एकदम क्लियर है, प्रधानमंत्री मोदी और हमारे चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो और हमारी पूरी ही जो डिप्लोमेसी है उसमें ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है दैट वी आर अगेंस्ट टेररिज्म एंड विल नॉट tolerate any kind of terrorism, zero tolerance policy against terrorism. तो इसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की जो ताकतें कोशिश कर रही हैं वो ये चाहती हैं, जो पाकिस्तान का मकसद था पहलगाम के पीछे कि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाए, भारत में दंगे भड़के और भारत की जो तरक्की है उसको रोका जा सके. उसके पीछे खाली चाइना ही नहीं, बाकी कई सारी बड़ी ताकतें हैं जो भारत को बहुत बड़ा खतरा समझती हैं अपनी आगे बढ़ती हुई शक्ति के लिए. तो ऐसे में हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उमेश जी, देशवासी होने के नाते, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो. जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? यही देखिए, गवर्नमेंट ने द वायर को बंद कर दिया आज, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन आपने छीन लिया है. बट जब वॉर के टाइम पे होता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव रेस्पॉन्सिबली. आप एनिमी का नैरेटिव यहाँ पे नहीं लेके आते हो, ठीक है. आप एनिमी का क्लेम्स को इसको यहाँ पे एम्प्लीफाई करोगे तो आप उनका एजेंडा चला रहे हो. आप ट्रेटर हो, आप एंटी नेशनल हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. Whoever is trying to break the secular fabric, जिसमें यहाँ पे देश के अंदर दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट. भले ही वो कोई अपने आप को हिंदू बताएं या जो हमारे अगर मॉस्क से भी निकले, आइडेंटिफाई दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही एक्सट्रीम्स प्रॉब्लम है. ये ध्यान रखिए, क्योंकि इनका एजेंडा यही है कि देश के अंदर एक तरह से जो शांति बनाए रखी है हमने और हम ग्रोथ कर रहे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ग्रोथ कर रहे हैं. ये एक एजेंडा के साथ चल रहे हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. Absolutely, we have to understand this, and we have to understand our responsibility also towards our nation. और इस क्रूशल टाइम में, इस महत्वपूर्ण समय में हम सबकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. हम सबको एकजुट होकर, सतर्क होकर रहना है, क्योंकि जो दुश्मन है वो बहुत खतरनाक है और उसके इरादे बहुत खतरनाक है. वो देश को तोड़ने की साजिश रखते हैं, देश में दंगे भड़काने की साजिश करते हैं. और ये सिर्फ आज ही नहीं, ये सिर्फ पहलगाम में नहीं, उससे पहले हजारों साजिशें भारत के खिलाफ हो चुकी हैं. और भारत का दुश्मन कोई एक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे आसपास चारों तरफ दुश्मन है और दूर दूर तक दुश्मन है. बहुत सारे ऐसे भी दुश्मन हैं जो दोस्त की खाल में होते हैं. तो भेड़ की खाल में शेर और शेर कुछ तो ऐसा बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सेइंग. बट यहाँ पे वही सवाल निकल कर आता है कि हमें किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना है. हमें अपनी सरकार पर, हमारी अपनी सेनाओं पर भरोसा रखते हुए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स, पीआईबी और आर्मी के हैंडल्स से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करना है. बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन पर भरोसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. आप इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार होकर कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं और देश में कुछ भी हो सकता है. आपके अंदर गलतफहमियां हो सकती हैं, समाज में कुछ भी एक दूषित माहौल हो सकता है. तो जिम्मेदारी के साथ रहें और सतर्कता बरतें. उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए. नमस्कार, जय हिंद. जय सिया राम. जय सिया राम.